तो अब यही GS2 का आप पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, IR। ठीक, इसकी रेलिवेंस प्रीलिम्स एग्जाम में भी है, इंटरनेशनल इश्यूज और इवेंट्स के नाम पे इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोई पॉलिसी, कोई ट्रीटी, कोई कन्वेंशन, कोई डायलॉग, कोई मल्टीलैटरल ट्रीटी अगर साइन हुई है इंडिया और उसके साथ किसी और देश में, ठीक है, तो न्यूज़ में रहता है। कई बार कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं IR से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको एक सजेशन मेरा रहेगा कि इस IR की क्लास में हमेशा अपने पास एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप रखें। ठीक है, एक साइज का मैप ले लें, लैमिनेटेड मैप्स आते हैं, आप लोग जहाँ भी लेते हैं बुक्स वगैरह, तो पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का ले लें, फिजिकल की आवश्यकता नहीं। बाउंड्रीज पर हमें जाना है यहाँ पे, तो हमें बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, क्योंकि टेरिटरीज की बात यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, आपको याद नहीं करना, बस मैप को देखते रहना, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा, काम लायक चीज़ें। आपने एक कहावत कभी सुनी होगी शायद कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। सुना है? हैव यू हर्ड? मतलब आप अपने दोस्त यार बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, यही मॉडल लगता है IR में भी, कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारे नेबर्स हैं हमेशा नेबर्स रहेंगे ही, ऐसा तो है नहीं चले जाएंगे। ठीक है ना, तो विद पैसेज ऑफ टाइम हमें उनके साथ एडजस्ट करना और उनके साथ इवॉल्व होकर आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी। सुना है? कूटनीति, डिप्लोमेसी क्या होती है? एनी गेसेस? डिप्लोमैट्स, एक्सचेंज क्या, किस चीज़ का? ओके, तो वर्ल्ड लीडर्स या डेलीगेट्स अलग अलग कंट्रीज से जब एक साथ मिलते हैं, दे अंडरगो अ सर्टेन कम्युनिकेशन, कुछ बात करते हैं स्ट्रेटजीज पे, सो एज टू कैसे दोनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पीसफुल टॉक्स, डायलॉग्स, ये पार्ट होता है किसका? डिप्लोमेसी का। हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। हार्ड पावर समझते हैं क्या होता है? हार्ड पावर इज एग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रेशन। ठीक, दिस कम्स अंडर द पार्ट ऑफ हार्ड पावर। ठीक है, तो डिप्लोमेसी इज रेदर कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर नेशंस बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, कोई बात होती तो हम लोग कहते नहीं बातचीत से हल करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। ठीक है, टॉक से सुलझाएंगे। दिस इज व्हाट वी टर्म एज डिप्लोमेसी। ठीक, आपने इनका नाम सुना होगा, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर। आजकल हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, आप लोग भी कई सारे उनके रील्स वीडियोस वायरल हैं, वो देखते होंगे, देखते हैं ना? ओके, तो रिसेंटली S जयशंकर साहब का एक कोट है, मैं उसी कोट से IR को स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक, तो अभी हाल फिलहाल में ही S जयशंकर साहब ने इस कोट का इस्तेमाल किया विद रिस्पेक्ट टू एशियन कंट्रीज। ठीक है, एशिया एज अ कॉन्टिनेंट आप समझते हैं क्या होता है? हाँ, क्या आपके सामने ये मैप है, दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए इसको, ये मैप है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, अलॉन्ग विद दी फ्लैग्स, फ्लैग कोड है इसमें पूरा। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट कौन सा है उसमें? क्या इसको समझते होंगे पूरा एशिया लगभग? ठीक है, अमेरिकास कोई बोले तो क्या समझते हो? अमेरिकास, नॉर्थ एंड साउथ दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं? अमेरिकास, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अच्छा, मिडिल ईस्ट से क्या समझते हैं आप? क्या कान खड़े हो गए मेरे? IR के स्टूडेंट हैं आप, ये मत बोल दीजिएगा कभी भी। मिडिल ईस्ट, अच्छा यहां मैं अगर बताऊं आपसे कि क्या रेंज होगी मिडिल ईस्ट की, क्या लगता है? इस पाकिस्तान में पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट? अफगानिस्तान, ईरान, ईरान, यस। तो आप पाकिस्तान छोड़िए, अफगानिस्तान छोड़िए, ईरान से लेके ये पूरा हिस्सा, दिस इज योर मिडिल ईस्ट। इसमें टर्की भी आता है, इजिप्ट भी आता है, और यहां तक इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है कहां तक आता है? ईरान तक आता है।
ये पूरा जो एरिया है दिस इज योर मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला सब इसका पार्ट है, ठीक है। मिडिल ईस्ट समझ गए क्या होता है, ठीक है। आशियान कंट्रीज क्या होती हैं, मैं बहुत ही बेसिक वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आप न्यूज में देखते रहते हैं। यहाँ पे कहाँ होंगी, क्या बांग्लादेश पार्ट है आशियान का, कहां से शुरू होगा, क्यों म्यांमार नहीं आएगा, अभिनव आज तुम मैप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, म्यांमार पार्ट है या नहीं है, तो आपका ये जो पोर्शन है पूरा इधर वाला, ये क्या हो गया आपका, अब देखिए, अब दिख रहा है, समझ पा रहे हो, तो ये वाला जब का हिस्सा है दिस इज योर आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया है ये, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया ये आपका क्या हो गया, दिस वन मिडिल ईस्ट, अमेरिका आप जानते हैं, यूएस आप जानते हैं। अब मैंने आपको क्यों समझाया ये, मैं आपको इसकी हेल्प से एक कोटेशन को समझाना चाहता हूँ। वो कोटेशन अभी हाल फिलहाल में ही हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी ने इस्तेमाल किया था। देखिए, अगर ये बेसिक टर्म्स आप समझ गए हैं, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उस कोट की तरफ। दिस इज व्हाट ही सेड, एशिया इज बीइंग शेप्ड, मतलब एशिया को आकार दिया जा रहा है। एशिया समझ गए क्या है, ठीक है, लार्जली बाय द आउटलुक ऑफ द यूएस, आउटलुक मींस एटीट्यूड, ठीक है। यूएस के हमेशा से एक हेजेमनी डेवलप करने की एटीट्यूड रहा है। हेजेमनी मींस डोमिनेंस, डोमिनेंस। तो आउटलुक ऑफ यूएस, एटीट्यूड ऑफ यूएस, यूएस क्या करना चाहता है एशिया के साथ। उसके साथ साथ एशिया में पावर ऑफ चाइना, चाइना समय के साथ वहां का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से ग्रो हुआ, प्रोडक्शन बहुत तेजी से ग्रो हुआ, ठीक है, जीडीपी उनकी बहुत तेजी से ग्रो हुई, राइट। तो पावरफुल नेशन बन के, पावरफुल कंट्री बन के रेदर सामने आना शुरू हुआ, कौन, चाइना। द वेट ऑफ रशिया, समय के साथ रशिया, देखिए ये रहा आपका यूएस, यूएस का क्या नजरिया है एशिया के प्रति। उसके साथ साथ लगातार जो चाइना अपनी पावर को एक्सर्ट कर रहा है, आप देखते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना, हर जगह चाइना अपने बाउंड्रीज को क्लेम करने पहुंच जाता है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके साथ समय के साथ साथ रशिया जो अपना भार लगातार एशिया पे डालता जा रहा है, ठीक है, एशियन नेशंस को अपने साथ रख कर चलना चाहता है। कलेक्टिविज्म ऑफ आशियान, आशियान कंट्रीज जनरली सारे फैसले एक साथ मिलकर लेती हैं, एक साथ रहती हैं। एंड वोलेटिलिटी ऑफ मिडिल ईस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। इस एरिया में कई बार, हाँ वो सीरिया यहां पर है, इजराइल यहां पे है, ईरान इराक यहां पर है, ठीक है ना। तो इस एरिया में कई बार बेटा अस्थिरता बनी रहती है, वॉर्स के चांसेस यहां होते रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ राइज ऑफ इंडिया, इंडिया भी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स किसको आकार देते हैं, एशिया को। तो एशिया को शेप कौन दे रहा है, पहली बात तो यूएस का क्या एटीट्यूड है एशिया के प्रति, उसके साथ साथ पावर जो चाइना की लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। उसके साथ साथ समय के साथ जो रशिया अपना एक स्ट्रेंथ बना रहा है, मिडिल ईस्ट में अस्थिरताएं रहती हैं, आसियान कंट्रीज कलेक्टिवली परफॉर्म करती हैं, और उसके साथ साथ समय के साथ साथ इंडिया लगातार क्या हो रहा है, पावरफुल होता चला जा रहा है। तो रिसेंटली ये कोटेशन में एस जयशंकर साहब ने ये बात बोली थी, क्योंकि आप एशिया का पार्ट हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। तो एशिया किन किन चीज़ों से प्रभावित है, किन कंट्रीज की डोमिनेंस से इन्फ्लुएंस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कलेक्टिवली ये सारी कंट्रीज मिलके ही एशिया को शेप दे रही हैं, एशिया के फ्यूचर को डिसाइड कर रही हैं।
कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आजादी कब मिली आप जानते ही हैं, ठीक। सिंस इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 दुनिया में बहुत बदलाव आया है। द वर्ल्ड हैज चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन, ठीक है। पहले हमारे यहाँ जो वर्ल्ड था वो बाईपोलर था। बाईपोलर समझते हैं? दे आर टू पावर सेंटर्स, ठीक है। एक पावर सेंटर क्या था हमारा? यूएसए, दूसरा सोवियत, यूएसएसआर, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट सोवियत इन लेटर क्लासेस, ठीक है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बाईपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ सोवियत था। उसके बाद फिर वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंजेस आए। समय के साथ सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। कुछ समय के लिए, ब्रीफ टाइम के लिए वर्ल्ड क्या हो गया? यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन डोमिनेंस प्रिवेल हो गई, फैल गई पूरे वर्ल्ड में। सिंगल पावर बन के सामने आ गया, कौन? अमेरिका। तो पहले जो दो पावर सेंटर्स थे, उसके बाद काफी समय तक अमेरिका ही सिंगल सोर्स ऑफ पावर बना रहा। और उसके बाद धीरे धीरे एशिया में कौन इवॉल्व होना शुरू हुआ? चाइना। और अब जो चाइना तेजी से बढ़ रहा है, आपने देखा होगा बहुत समय से चाइना और यूएस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। ट्रेड वॉर का नाम सुनते होंगे आप लोग, ठीक है। अब वॉर जनरली, अगर आप यूक्रेन रशिया का केस देखें, उसके अलावा भी जो भी अब चीज़ें चलती हैं वो जनरली इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ी जाती हैं। ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी जाती है, ठीक है। किसी को अगर कमज़ोर करना है तो उसको कैसे कमज़ोर कर दो? इकोनॉमिकली। क्योंकि वॉर भी जो लड़ी जाती है बेटा, वो पैसे के दम पर लड़ी जाती है, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स यहाँ से क्यों रिट्रीट कर गए? ब्रिटिशर्स इंडिया से रिट्रीट क्यों हो गए? एग्जैक्टली, ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II ब्रिटेन और एलाइज विक्टोरियस तो हो गए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रिटेन इकोनॉमी। लड़ाई लड़ने में पैसा बहुत खर्च होता है, ब्रिटेन का भी खर्च हुआ, दो बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर लड़े ब्रिटेन ने। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? ब्रिटेन की जो इंटरनल इकोनॉमी थी, कंट्री की इकोनॉमी थी, इट सफर्ड अ क्राइसिस। वहां पे क्राइसिस आ गई। अब वो इंडिया को संभाल नहीं पा रहे थे, रिट्रीट हो गए, वापस चले गए, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर II का बहुत एक अहम रोल रहा हमारे इंडिपेंडेंस में, ठीक। तो समय के साथ हुआ क्या कि चाइना अब इवॉल्व होना शुरू हो गया, और चाइना और यूएस अब ये दोनों एक साथ कंपटीशन में हैं, वापस कहां जाने के लिए? एक बाईपोलर वर्ल्ड में। बाईपोलर वर्ल्ड शुरू हुआ यूएस और यूएसएसआर से। यूएसएसआर, आपने कोल्ड वॉर का नाम सुना होगा, ये डिस्कस करेंगे सब आगे हम लोग। ये पहली क्लास है, बस मैं आपको कुछ बेसिक चीजों को बता रहा हूं, एक कहानी, एक स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोबारा कुछ समय के लिए वर्ल्ड में यूनिपोलैरिटी आ गई, सिंगल सोर्स ऑफ पावर हो गया, कौन? यूएसए। समय के साथ जब चाइना आजाद हुआ, चाइना आगे बढ़ना शुरू हो गया, तो चाइना और यूएस कॉम्पीट करने लगे वापस, किस चीज के लिए? वर्ल्ड पावर बनने के लिए। और अब इसी बीच में इंडिया भी राइज होना शुरू हो गया। तो आज का जो वर्ल्ड है ये बहुत ही कायोटिक वर्ल्ड है। कायोटिक समझते हैं क्या होता है? हाँ, डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, अनस्टेबिलिटी है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है कि आप संबंध बना के चलना चाहते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहते हैं आसपास के नेशन से और बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो कई बार होता क्या कि किसी एक कंट्री को खुश करने के लिए आप दूसरी कंट्री के अगेंस्ट चले जाते हैं, और फिर उस कंट्री के साथ रहने के लिए किसी और के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है, ये रिलेशंस कई बार अच्छे बनते हैं, कई बार बिगड़ते हैं, कई बार टूट जाते हैं। तो रिलेशंस भी डायनेमिक रहते हैं, ठीक है। तो समय के साथ साथ नाउ इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ डिफाइनिंग इट्स यूनिक फॉरेन पॉलिसी आइडेंटिटी। फॉरेन पॉलिसी, ये वर्ड आपने कई कई बार न्यूज में सुना होगा। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी सुना है। एक्सटर्नल पॉलिसी क्या होता है ये? ओके ओके, मीन्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। एक कंट्री का क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसे क्या पाना है, और उसके लिए वो किन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करती है, सो डैट कि उसके रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे बने रहें,
इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, और उस देश का अपना हित बना रहे, ठीक। तो उसके लिए वो कंट्री बाकी देशों के साथ अपने कुछ रिलेशंस को डेवलप करती है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सामने रखकर, सिक्योरिटी को सामने रखकर। कोई भी कंट्री अपने सिक्योरिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, अपनी सॉवरेनिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आप कोई ऐसा रिलेशन बनाना नहीं चाहोगे जहां पे आपकी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाए, दूसरी कंट्री आपके ऊपर डोमिनेट करना शुरू हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देश की सिक्योरिटी को ऊपर रखना, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पाना। उसके लिए किस देश के साथ कैसे संपर्क रखना है, रिलेशंस कैसे रखना है, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स एक कंट्री डिसाइड करती है उसी को कलेक्टिवली कहा जाता है उस देश की फॉरेन पॉलिसी, ठीक। तो अब इस आज की दुनिया में इंडिया के पास एक ही चैलेंज है कि लगातार इंडिया को शेप करना पड़ रहा है बाउंड्रीज किस चीज की, एंगेजमेंट ऑफ बैलेंसिंग द नेशनल इंटरेस्ट विद मॉरल वैल्यूज। देखिए, देश हमेशा जो काम करता है वो अपने हित में करता है। आप भी जो काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, इन योर पर्सनल इंटरेस्ट। तो कंट्री ऑल्सो वर्क्स इन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन अलॉन्ग विद द नेशनल इंटरेस्ट, अपने हित का ध्यान देते हुए भी आपको कुछ मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, नैतिकता का भी ध्यान देना पड़ता है। तो अब इंडिया के पास ये डिलेमा रहता है कि मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और देश का हित भी देखना है, जिससे हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होता रहे, ठीक है। तो अब देखते हैं आईआर बेसिकली है क्या। ये मैंने आपको एक बेसिक बैकग्राउंड समझाया कि देश में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो बेसिकली आईआर इज अ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी समझते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, रैशनल, एम्पेरिकल, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल, डेटा, फैक्ट्स, ठीक है। तो आईआर भी एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज की? इंटरैक्शंस बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। अब यहां पे दो शब्द आया है आपके पास, एक तो सॉवरेन स्टेट, एक इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ व्हाट? व्यूज, पर्सपेक्टिव, इकोनॉमी, प्रोडक्ट्स और कल्चरल वैल्यूज, सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो दो देश आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं डिपेंड करता है उनका ट्रेड कैसा है, आपस में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कैसा कल्चर शेयर करते हैं, ठीक है। और ये दो देश कैसे होने चाहिए? सॉवरेन स्टेट्स, संप्रभु। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डोमिनेशन, ठीक है ना। जैसे अभी आप फ्री हो सकते हो, लेकिन हो सकता है अभी आप सॉवरेन ना हो। मैं आप ही लोग की बात कर रहा हूं। आप यहाँ फ्रीली बैठे तो हो, लेकिन अभी भी कोई फैसला लेना होता है तो पहले आप अपने गार्जियंस या पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं। बिना उनके पूछे कुछ काम कर पाते हैं क्या? नहीं ना, संप्रभुता नहीं है आपके पास। रात में 2 बजे बाहर निकलना हो घर से, बिना मम्मी पूछे बाहर निकल पाओगे? लेकिन जब पापा को रात में 2 बजे बाहर निकलना होता है, तुमसे पूछते हैं बेटा मैं बाहर चला जाऊं क्या? नहीं पूछते ना। उनका आप पे डोमिनेशन है, डोमिनेंस है। डिसीजन मेकिंग जो भी आप करते हैं उसमें वो उनका इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन उनके डिसीजन मेकिंग में जरूरी नहीं है कि आपका भी इन्फ्लुएंस हो। आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, ये उनके ऊपर है वो माने या ना माने, ठीक है। तो सॉवरेन कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जिसके ऊपर बाहरी देश का कोई ऐसा फुल फ्लैश दबाव नहीं होता। वो कंट्री इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को परस्यू करती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है। एक और वर्ड यहां पे आ गया है, स्टेट। ये वर्ड दिख रहा है? स्टेट क्या होता है? ध्यान रखिए ये आर्टिकल 12 वाला स्टेट नहीं है। अब आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था पहले पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसमें भी एक आता है आर्टिकल 12, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसको भी फिलहाल कुछ समय के लिए साइड कर दीजिए, पिक्चर से बाहर कर दीजिए। अब बताइए स्टेट क्या होता है? स्टेट एक कंट्री है। हाँ, सही बात है, बताया करो। मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके लिए एक होमवर्क है,
ये मैं कल पूछूंगा। स्टेट, नेशन और कंट्री, क्या ये तीनों एक चीजें हैं? और नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन के साथ एग्जैक्ट डिफरेंस चाहिए, हवाई बातें नहीं चाहिए, फालतू एग्जाम्पल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली आप बताएंगे कि स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होता है, इंडिया इनमें से कौन है? क्या इंडिया स्टेट है? क्या इंडिया नेशन है? क्या इंडिया कंट्री है? नहीं, यस यस यस, तीनों यस है, हैं? फिर मैं कह रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था में बात ही नहीं कर रहा यार। आप बताओ, क्या इंडिया को तुम एक नेशन बोलोगे? हाँ, इंडिया को एक नेशन बोलोगे आप? कंट्री नहीं बोलोगे? कंट्री नहीं बोलोगे? वाओ। मैं आपके सामने ये 3 शब्द रख रहा हूं। पहला शब्द है स्टेट, ठीक है, दूसरा नेशन, तीसरा कंट्री। और मैं एक सिंपल सा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, तीनों में क्या कोई सिमिलैरिटी है? ये एक ही शब्द है, पर्यायवाची लिख दिया मैंने यहां पर, सिनोनिम्स हैं, या इनका मतलब अलग अलग है? अब देखिए नॉर्मल भाषा में क्या होता है, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। हमारा जहां मन करता है वहां कंट्री वर्ड ठोक देते हैं, कहीं नेशन ठोक देते हैं, कहीं स्टेट ठोक देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ की ये एक्चुअली क्या होती है। अब कुछ जानते हो क्या होता है, समझते हो क्या होता है ये? पहले बताओ स्टेट क्या होता है? ओके, तो आप बताना चाह रहे हैं कि कुछ 4 चीजें होती हैं, अगर वो 4 चीजें कहीं हो तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? स्टेट। तो चलिए मैं फिर से आप पे आऊंगा, इस पे स्टेट, नेशन और कंट्री पे। पहले आते हैं स्टेट क्या है। ये रहा आपके सामने स्टेट। अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 चीजों से मिलकर बनता है स्टेट। पहला क्या है? वो लोग जो वहां रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक गिवन टेरिटरी में। एक प्रॉपर बाउंड्री होती है बेटा, एक प्रॉपर बाउंड्री होती है, और वहां पे क्या होता है? एक गवर्नमेंट। और वो देश कैसा होता है? सॉवरेन। ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। और एक इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, एब्सेंस ऑफ ईदर ऑफ देम विल नलिफाई द स्टेट। इन चारों में से अगर एक एलिमेंट भी गायब हो गया, अब वो एंटिटी जो पहले स्टेट थी वो स्टेट अब नहीं रहेगी, नो मोर अ स्टेट। हैविंग सेड दिस, अब आप मुझे बताइए, जो रिसेंट कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुए हैं, कहां पर? चाइना में हुए हैं क्या? कुछ मिलिट्री coup की बात चल रही थी वहां पर, हाँ? प्रेसिडेंट साहब वहां पे नजरबंद हैं, है कि नहीं है? चाइना, हाँ? चाइना न्यूज नहीं सुन रहे हो क्या बहुत दिनों से? चाइना के शी जिनपिंग साहब कहाँ हैं इस समय? एग्जैक्टली अंडर हाउस अरेस्ट, और वहां पे मिलिट्री coup हो गया है, जस्ट लाइक म्यांमार। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ भी, अगर ऐसा सुना है तुम लोगों ने, कुछ ऐसा है? सुना भी नहीं है? सुना ही नहीं है? सुना है तो सुना करो। चाइना की न्यूज देखो वैसे ही बाहर छट छट के आती है, चाइना में सेंसरशिप बहुत है, वहां की न्यूज वैसे ही बाहर नहीं आती। लेकिन हाँ, वहां से ऐसी कुछ न्यूज छन छन के बाहर आ रही है कि चाइना में शायद कूप हो गया है, मतलब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। वहां पे जनरल है लिया क्विमिंग करके, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऐसी बातें हो रही हैं, इनमें सच्चाई 50% हो सकती है और बाकी हो सकता है ना भी हो। एससीओ मीटिंग थी, समरकंड में हो रही थी, भाग के निकले थे वहां से शी जिनपिंग साहब। पुतिन साहब मिले थे किससे? मोदी जी से। पुतिन साहब मिले थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, मोदी जी भी बाकी सबसे मिले थे, लेकिन शी जिनपिंग साहब किसी के साथ भी बायलैटरल टॉक नहीं किए। क्यों? कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं शायद चाइना में हो रही थी कि he had to leave early, उन्हें जाना पड़ा। और जाते ही कुछ ऐसी न्यूज आना शुरू हो गई वहां से कि चाइना में शायद शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। न्यूज अपार्ट, अब बात करते हैं, अगर ऐसा हो गया है
अगर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है चाइना को, जैसे कि म्यांमार में है, म्यांमार की भी जो प्रेसिडेंट थी आंग सांग सूकी, उनको भी नजरबंद कर रखा है, हाउस अरेस्ट में है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी किसी देश में हो जाए, क्या वो स्टेट रहेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि इन चारों में से कोई भी एक चीज हट जाए तो अब वो स्टेट नहीं रहेगा। क्या म्यांमार, चाइना, अगर ऐसा चाइना में है जो मैंने बताया और म्यांमार में तो है ही, तो क्या ऐसा सही में अब ये कॉन्सेप्ट है कि वो स्टेट रह गए? क्यों नहीं रह गए? किसने कह दिया गवर्नमेंट नहीं? मैंने कब कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी? दिक्कत क्या है, हम लोग इंडियन के साथ प्रॉब्लम है, हमें हर जगह लोकतांत्रिक चीजें दिखती, बस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। हर जगह डेमोक्रेसी नहीं होती है। आप मिडिल ईस्ट में देखिए, अभी भी कई जगह राजा लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है कई जगह, है ना? अभी आपको मैंने मिडिल ईस्ट दिखाया था, है ना? वहां पे शेख वेख सब राजा लोग हैं ना, वहां पे बैठे हैं ना किंग बन के। गवर्नमेंट नहीं है क्या उनकी? तो गवर्नमेंट होने का बस मतलब यह है कि कोई वहां पे मशीनरी है जो पूरे स्टेट को क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेट कर रही, कंट्रोल कर रही है। समझिए इस चीज को। जरूरी नहीं कि वो एकदम जनता नहीं चुन रखा हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात नहीं किया मैंने। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, हर जगह नहीं होती, और जरूरी नहीं कि हर जगह हो। तो अभी भी अगर जो मैंने बताया चाइना से अगर ऐसा कुछ हुआ है, अभी भी चाइना स्टेट है। म्यांमार में भी कूप हो चुका है, म्यांमार भी अभी क्या है, एक स्टेट है। समझ पा रहे हो? थोड़ा और समझते हैं इसको, आगे आइए। ये चार चीजें हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ अ कंसिडरेबल ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट इन अ डेफिनेट टेरिटरी। एक टेरिटरी है, एक बाउंड्री है, और उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो ये एक जगह होना जरूरी है। पॉपुलेशन होगी तभी वहां पे स्टेट का कॉन्सेप्ट आ पाएगा। तो किसको एडमिनिस्ट्रेट करना है, गवर्नेंस किसकी करना है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री टेरिटरी होना चाहिए। मतलब देयर हैज टू बी अ डेफिनेट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच दिस पॉपुलेशन रिसाइड्स। जहां ये जनसंख्या रहती है उसके लिए गिवन बाउंड्री होना चाहिए, उसका एक टेरिटोरियल एक्सटेंट होना चाहिए। समझ में आया? तीसरा, गवर्नमेंट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट अलग अलग हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट के मायने अलग अलग हो सकते हैं। गवर्नमेंट इज एन एजेंसी और अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। और जनरल स्पीकिंग क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक एजेंसी है थ्रू विच पीपल कैन एक्सप्रेस देयर कलेक्टिव विल, ठीक है। बट बेसिकली गवर्नमेंट एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है, स्टेट का, हाँ, प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है। अभी हम और आप यहाँ बैठ के ये बकवास बातें क्यों कर पा रहे हैं? समझो इस चीज को। आप आराम से अपने घर से यहाँ आके बैठे हैं क्योंकि आपको पता है कि बैक एट होम घर में सब कुछ चीजें सेफ होंगी। हम और आप यहाँ इसलिए बैठे क्योंकि यहाँ पर अभी भी सारी चीजें हैं, लाइट आ रही है, पीने का पानी अवेलेबल है, सिक्योरिटी आसपास है, थाने हैं, पुलिस वाले हैं, नगर निगम है। अगर कभी ऐसा होता कि आप घर से बाहर निकलें, सामने रोड ही नहीं है, आपको वहां से कोचिंग तक चल के आना, क्या आप पहले खुद रोड बनाएंगे? नहीं। आपको लगता है कि वहां पर कोई पुलिस व्यवस्था ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, तो क्या अब आप लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेंगे बैठ के? आपका काम ये सब नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप मतलब पॉपुलेशन, आप कोशिश करेंगे कि आपके पूरे इस टेरिटरी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो जो आपके बिहाफ पे ये सारे काम करे, जो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, रोड वगैरह, पावर जनरेट करे, बिजली वगैरह जो आती है, फ्यूल का प्रबंध करे। मंगवाते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या हम लोग खुद अपनी गाड़ियों के लिए फोन करना पड़ता सऊदी वगैरह कि हाँ सुनो तेल चाहिए अपने को? ये काम
स्टेट गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे करके ला के देती हमें। हमारे घर में सुबह सुबह गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं, नगर निगम की गाड़ियां आती हैं आपके यहाँ। तो कुछ है ऐसा आपके आसपास जो हर चीज को मैनेज कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, और फिर आप अपने काम कर पा रहे हैं, चाहे वो पढ़ना हो, ऑफिस जाना हो, बाकी काम करना हो। यही ड्यूटी होती है किसकी? गवर्नमेंट की, कि वो पूरे स्टेट को क्या करे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करे। और ये गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है। जैसे आप इंडिया के कंसर्न में देखें तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्थानीय सरकार भी है, लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायती राज, ये लोकल लेवल पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य लेवल की सरकारें होती हैं, और फिर सेंटर पे होती हैं। ठीक, चौथा एलिमेंट क्या होता है स्टेट का? सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब जो ये गवर्नमेंट है, ये जो काम करेगी, इसके ऊपर कोई बाहरी दबाव कंप्लीटली नहीं रहेगा। इट मीन्स द स्टेट इज सुप्रीम ओवर ऑल द इंडिविजुअल्स। मतलब जो टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं वो भी स्टेट के अंडर में रहेंगे। हम और आप सरकार के अगेंस्ट कोई काम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी इलीगल एक्शन अगेंस्ट द स्टेट हम लोग ले सकते हैं? नहीं। लीगली वी कैन प्रोटेस्ट, अधिकार हमारे पास हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट को ओवरथ्रो करने का काम कर सकते हैं? नहीं। जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? नक्सलवाद, नक्सलाइट्स, एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सुना होगा आपने, LWE। ठीक है, तो स्टेट इज सुप्रीम ओवर ऑल द इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस। मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, इंटरनली, ठीक, देश के अंदर, और चाहे देश के बाहर, एक्सटर्नल कंट्रोल, इन दोनों ही कंट्रोल से, इंटरनल कंट्रोल या एक्सटर्नल कंट्रोल, उससे ये जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, ये फ्री रहेगा, इस पर कोई ऐसी डोमिनेशन नहीं होगी, और फ्रीली डिसीजंस लेगा, इंटरनल मैटर में भी और एक्सटर्नल मैटर में भी। एक्सटर्नल मैटर में जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए जो पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, उसी को कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। समझ पा रहे हैं? ये हो गया स्टेट। नेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा इससे अलग है। कोई बता सकता है नेशन क्या होता है? हाँ बेटा, फीलिंग ऑफ वननेस हो, हाँ ये बात सही है, गुड। और एक कॉमन कल्चर हो, एक कॉमन रिलीजन हो, एक कॉमन लैंग्वेज हो, एक कॉमन कस्टम हो, कॉमन बिलीफ हो, कॉमन आइडियोलॉजी हो। इंडिया में है कॉमन। डाइवर्सिटी है यहाँ पे बहुत सारी, समझे? बहुत डाइवर्सिटी है। गुजराती कल्चर देखिए, बंगाली कल्चर देखिए, नॉर्थ इंडियन कल्चर देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत कल्चर है, ट्राइबल्स हैं, हर ट्राइब का अपना अलग कल्चर, अलग कस्टम, अलग भाषा, अलग मान्यताएं, अलग बिलीफ, अलग पहनावा, अलग आइडियोलॉजी, अलग विचारधारा। और अभी आप ही ने किसी ने कहा कि बेटा कि सर जो नेशन होता है वहां पर एक कॉमन फीलिंग होती है कि हम सब लोग एक कॉमन ओरिजिन के हैं, कॉमन भाषा है, कॉमन कल्चर है, कॉमन कस्टम है, कॉमन हैबिट्स है, कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन आइडियोलॉजी है। समझ पा रहे हो? इंडिया हमेशा से एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी रहा है। भारत हमेशा से एक बहुधार्मिक और बहुभाषाई समाज रहा है। यहाँ अलग अलग कल्चर्स रहे हैं, समझे? इसको एक पॉलिटिकल बाउंड्री देने का काम ब्रिटिशर्स ने किया है। इंडिया वॉज नेवर अ कंट्री, सोसाइटी था इंडिया। मैंने बताया पहले भी ये बात। सिविलाइजेशन था इंडिया में, जैसे चाइना में इंडस वैली सुना है ना आप लोगों ने, तो ऐसी सिविलाइजेशन थे यहाँ पर, कल्चर से अलग अलग। हाँ, बाद में इनका एमालगमेशन हुआ है, लेकिन होमोजेनिटी कभी नहीं रही। अभी भी आप देखिए, अलग अलग स्टेट में जाइए, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग पहनावा है, खाने पीने का तरीका अलग अलग है। समझ में आ रहा है? फेस्टिवल्स अलग अलग मनाते हैं, काफी चीजें अलग अलग हैं। नेशन का मतलब ये होता है कि सारी चीजें वहां पर सेम हों, हमारे यहाँ सेम नहीं। हम एक कंट्री हैं, और वो कंट्री की स्टेट भी है। रीजन, स्टेट में चारों चीजें होती हैं,
तो हमारे पास पॉपुलेशन है, हाँ है, टेरिटरी है, हाँ है, देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सब कुछ मैनेज कर रही है, हाँ है, कंट्री की गवर्नमेंट सॉवरेन है, हाँ है, इंडिया स्टेट तो है। नेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। इंडिया एक कंट्री है जिसके अंदर नेशंस हैं, नेशंस हैं। इंडिया इज अ कंट्री हैविंग मल्टीपल नेशंस, ये आप कह सकते हैं। इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं है जहां पे सिंगल नेशन हो। स्टेट एक है इंडिया, स्टेट मतलब यही चारों चीजें हैं, बाउंड्री है, लोग हैं, लेकिन स्टेट के अंदर, बाउंड्री के अंदर क्या एक ही नेशन है? मतलब क्या एक ही समाज रहता है? क्या सबका कॉमन कल्चर है, कॉमन कस्टम है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन आइडियोलॉजी है? नहीं है ना, अलग अलग है। ये बात आप लोग को अब तक शायद नहीं पता होगी, क्योंकि आप लोग इसको इंटरचेंजेबली एक साथ यूज कर देते होंगे। नेशन और स्टेट या कंट्री आप एक समझते हैं। इंडिया एक कंट्री है, हाँ है, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया स्टेट है, नेशन नहीं। इंडिया को सिविलाइजेशन स्टेट कहा जा सकता है, एक ऐसा स्टेट जिसमें कई सिविलाइजेशंस थी, जिनका अलग अलग कल्चर्स, कस्टम्स था, सोसाइटीज थी अलग अलग, जो बाद में मर्ज हुई ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, और एक साथ फिर हमने मिलकर टुगेदर रिवोल्ट करना शुरू किया आज़ादी की जंग के लिए, अगेंस्ट आवर कॉमन फो, कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की सारी सोसाइटीज़ को इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया, हम एक हो गए, हम एक थे नहीं। समझ में आया? वी वर नेवर वन, वी वर नेवर यूनाइटेड, वी वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन कॉज विच वॉज फ्रीडम स्ट्रगल। और उसके बाद भी देश हमारा अलग अलग होना शुरू हो गया था। सुना होगा आपने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में सुना होगा आपने, रियासतें, वो एक साथ इंडिया में मर्ज होना ही नहीं चाहते थे। नॉर्थ ईस्ट पूरा हमसे अलग होना चाहता था। हाँ, हैदराबाद, जम्मू, जूनागढ़, ये सब हमसे अलग होना चाहते थे। सरदार पटेल ने बाय हुक बाय क्रुक इन सबको क्या कर दिया, यूनिफाई किया है, जबरदस्ती यूनिफिकेशन, कंसेंट नहीं लिया गया इन लोगों का, जोड़ के एक कर दिया गया है। लेकिन जब भी चीज को आप जबरदस्ती करते हैं बहुत दिन तक रहती नहीं। आज़ादी के एक ही साल हुए थे 1948 में, उसके बाद हमारे यहाँ अलगाववाद आना शुरू हो गया था, सेपरिज्म आना शुरू हो गया था, नए राज्यों की मांग आना शुरू हो गई थी। आंध्रा सबसे पहला राज्य बना था, सुना होगा आपने, तब उसका नाम आंध्रा था, बाद में आंध्र प्रदेश बना आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके। जब भी आपको नया राज्य बनाते हैं, नाम, राज्य का नाम चेंज करते हैं, बाउंड्री को छोटा बड़ा करते हैं, आर्टिकल 3 वहां इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो नए नए राज्यों की डिमांड होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारा कल्चर सबका अलग अलग है। पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात नाम के ऐसे स्टेट्स नहीं थे, एक बड़ा बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम का एक बड़ा सा राज्य था, 1960 में इसको तोड़ा गया, 2 स्टेट बनाए गए। क्यों? क्योंकि कल्चर अलग था, गुजराती कल्चर अलग था, मराठी कल्चर पूरा अलग था। जब कल्चर थ्रू आउट द कंट्री सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो आप उसको एक नेशन कहते हैं। हमारे यहाँ कई अलग अलग नेशंस हैं, लेकिन टुगेदर वी आर वन, हमें एक किया गया है बाय फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की भावना हमारे अंदर जगाई गई है। आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रियम्बल में दिखाया जाता है कि हम सब क्या हैं, फ्रेटर्निटी के साथ, और सारे इन स्टेट्स को यूनिफाई किया गया है एक कॉमन। तभी इंडिया क्या कहते हैं बेटा, आपने जो बताया था, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन छोटे छोटे स्टेट्स को, इन आइडेंटिटीज को, हमारे यहाँ बहुत स्टेट्स थे ऐसे छोटे छोटे जिनमें चारों चीजें थी थोड़ी थोड़ी, उन सबको जोड़ के यूनिफाई करके एक बड़ा स्टेट बना दिया। वो क्या है? इंडिया है। वो कंट्री भी है अपने आप में, और एक कंट्री में एक से ज्यादा नेशन हो सकते हैं। अगर एक कंट्री में एक ही नेशन है, एक ही नेशन का मतलब कि पूरी कंट्री में कॉमन कल्चर, कॉमन भाषा, सब कॉमन चीजें हैं, कॉमन आइडियोलॉजी, तो सब नेशन स्टेट कह देते हैं। इंडिया नेशन स्टेट नहीं है, इंडिया को आप सिविलाइजेशन स्टेट कह सकते हैं। रादर इंडिया को सिर्फ कंट्री बोला जाए, वो ज्यादा बेटर है। एक कंट्री में मोर देन वन नेशन हो सकते हैं। इंडिया एक स्टेट है क्योंकि हमारे पास बाउंड्री है, टेरिटरी है, लोग हैं, गवर्नमेंट हमारी सेंटर है जो सब कुछ मैनेज करती है, और सॉवरेनिटी हमारे पास है। तो वी आर स्टेट, स्टेट हम हैं। इसके साथ साथ हम एक कंट्री हैं। नेशन का जो यूज है वर्ड का, इंडिया के केस में कम किया जाता है, क्योंकि हमारे पास कल्चरल होमोजेनिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन चीजों में, अलग अलग है बेटा, शेयर्ड कॉमन कल्चर नहीं है हमारे पास। जहां ऐसा उसको आप नेशन कहते हैं।
हमारे अलग अलग नेशन है। अब इन तीनों में तुम समझे डिफरेंस, कंट्री, नेशन, स्टेट। अब एक ही तरह से इस्तेमाल तो नहीं कर लोगे इनका कहीं भी। अब जाओ, टास्क है तुम्हारा, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनको आप देखते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, रशिया हो, जाके चेक करिए कि क्या ये एक स्टेट हैं, जनरली स्टेट होंगे ये। अब क्या ये एक नेशन है या इनको आप कंट्री बोलेंगे? ये आपका टास्क है, ये होमवर्क आपका है, मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर आप इसके बारे में रिसर्च करें तो आप ये तीनों शब्द और गहराई से समझ जाएंगे। तो मैं ये टास्क देता हूं आपको कि जाइए आज स्टेट, नेशन और कंट्री इनके बारे में थोड़ा और विकी, जो भी मिलता है आपको पास, विकीपीडिया, गूगल सर्च, टेलीग्राम, वट एवर यू हैव सोर्सेज, बुक्स, देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है। और फिर इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज जो आप देखते हैं मैप में, वर्ल्ड मैप में जो आपके सामने है, जो मैंने कहा मैप लेके रखिएगा, उनमें से कुछ बड़ी कंट्रीज को क्लासिफाई करिए इन तीनों में कि कहाँ कहाँ ये आ सकते हैं। समझ में आया? करिएगा। स्टेट समझ के क्या होता है, और आई होप थोड़ा बहुत आप लोग को नेशन और कंट्री भी समझ में आया होगा। डिफरेंस है बेटा। नेक्स्ट टर्म, मैं कुछ टर्म समझा रहा हूं आपको, इन टर्म्स का इस्तेमाल थ्रू आउट IR होता रहेगा। स्टेट का इस्तेमाल कई बार होगा वर्ड का। अब तुम समझ गए स्टेट क्या होता है। ऐसे ही ये वर्ड फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, इसका इस्तेमाल भी कई कई बार होगा। क्या होती है फॉरेन पॉलिसी? मैंने बताया था अभी आप लोग को क्या होती है। हाँ, गुड, यही है। तो अब आप इसको चाहे फॉरेन पॉलिसी बोलें या एक्सटर्नल पॉलिसी बोलें, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विदेश नीति बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट है, एक कलेक्शन है ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, मिशंस दैट गाइड द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ वन स्टेट। स्टेट याद आया, जिसके अंदर वो चारों चीजें होती हैं, ऑफ वन स्टेट एंड इट्स इंटरेक्शंस विद अदर स्टेट। तो अगर एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है दूसरा, लेट्स से ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 1 है, स्टेट 1 और 2 आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने की चीजें अलग अलग हो सकती हैं। सबसे पहली चीज ट्रेड होती है बेटा, व्यापार। ब्रिटिशर्स भी इंडिया क्या करने बेसिकली आए थे, ट्रेड, ठीक है ना। तो किन ऑब्जेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाए, ठीक, जिसकी हेल्प से एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए अच्छे रिलेशंस बनाकर रख सके। अच्छे रिलेशन का मतलब क्या है? पहली बात कि जो वो स्टेट होगा वो इस स्टेट के ऊपर कभी भी डोमिनेशन करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 1, कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, जॉइंट कोऑपरेशन रहेगा, एक दूसरे के साथ ट्रेड अच्छा करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, FTA होगा, सुना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अपने मार्केट्स को उनके लिए ओपन रखेंगे, उनके मार्केट्स में हम ओपन रहेंगे। उस कंट्री के ऊपर जबरदस्ती कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएंगे, कोई सामान पे जबरदस्ती एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ नहीं लगाएंगे। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, MFN, स्टेटस मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या होता है ये? कई बार न्यूज में आता है। हाँ, और अच्छा, ये वर्ड अपने आप में मिसनोमर है। ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज अ मिसनोमर। मिसनोमर समझते हो क्या होता है? हाँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब सुन के क्या लगता है कि किसी नेशन को, काइंड ऑफ किसी कंट्री को ज्यादा फेवर किया जाएगा? ऐसा नहीं होता है इसमें। अगर MFN टैग आपको दे दिया है, लेट्स से इंडिया ने पहले MFN टैग दिया था पाकिस्तान को, अब छीन लिया। पुलवामा अटैक देखा था आपने, सुना होगा, सुना था। तो पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग जो हमने उनको दे रखा था छीन लिया। अब इससे क्या होता है, अगर इंडिया ने किसी एक कंट्री को, इंडिया की स्टेट है, उसने किसी एक दूसरे स्टेट को, लेट्स से पाकिस्तान को, एक टैग दिया था, रिलेशनशिप स्टेटस दिया था कि आप हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन हैं,
इसका मतलब सिंपल सा ये है, इंडिया टैक्स सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कई कंट्रीज को दे चुका है ऐसा। अब MFN का मतलब ये होता है कि अब इंडिया इस कंट्री के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबरदस्ती इनके सामान को अपनी मार्केट में महंगा नहीं करेगा। जिस रेट में बाकी देश का सामान हमारे यहाँ बिकता है उसी रेट में इस देश का सामान भी हम अपने यहाँ बेचेंगे। जबरदस्ती इस देश का आए हुए सामान को, मतलब जो यहाँ से इंपोर्ट आ रहा है, इस पर कोई एक्सेस ड्यूटी, एक्सेस कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, वही चार्ज लगाएंगे जो हम सब पे लगाते हैं। लेकिन अगर किसी को हमने MFN स्टेटस नहीं दिया है, इसका मतलब अब हम उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी ड्यूटीज लगा सकते हैं, एक्सेस चार्ज लगा सकते हैं, उसके सामान को अपने मार्केट में जब हमारे यहाँ आएगा महंगा कर सकते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, मेरे पास कोई प्रॉप यहाँ होता नहीं है, ये बेकार सा ग्लोब रहता है बस। मान लो ये ग्लोब है, अब ये ग्लोब अगर चाइना से यहाँ पे आता है और मान लीजिए बिकता है यहाँ पे 500 रुपए का, और यही सेम ग्लोब बिल्कुल सेम पाकिस्तान से आए और उसको हम बेचे हैं 1000 रुपए का, हुआ ना डिस्क्रिमिनेशन? कि सेम चीज आ रही है, सेम कंटेंट है, सब कुछ सेम है, रॉ मटेरियल सेम है, लुक सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन चाइना का जब सामान यहाँ पे आता तो हम 500 में लेते हैं, और यही सामान अगर पाकिस्तान से आता तो कितना लगा देते हैं उस पर? 1000 रुपए। अगर पाकिस्तान को हमने MFN टैग दे दिया होता, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग, तो अब ये सामान भी पाकिस्तान का 500 में ही बिकता। इसका मतलब ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग जब आप किसी को देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको आप फेवर करते हैं, उसका मतलब ये कि उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो? इसलिए मैंने कहा ये वर्ड थोड़ा मिसलीडिंग है, मिसनोमर है। अब देखिए होता क्या है कि कभी आपने एक मूवी देखी होगी जहाँ पे ज़मीन पे माइंस लगी होती हैं और आप जाएं वहाँ पे, हो सकता है वो आपके वेट से एक्सप्लोड कर जाए, ब्लास्ट कर जाए, माइंस लगा दी जाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पॉलिटिक्स होती है वो भी ऐसी ही है। इट्स लाइक नेविगेटिंग थ्रू, हाँ, इट्स लाइक वॉकिंग थ्रू अ माइन फील्ड। आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहां हर तरफ माइन बिछे हैं। एक भी गलत कदम आपने ले लिया तो अब किसी भी देश के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर इंडिया ईरान का साथ दे रहा है तो यूएस हमसे खफा हो जाएगा, यूएस का साथ देगा इंडिया तो ईरान हमसे गुस्सा हो जाएगा, ईरान तुरंत हाथ जोड़ लेगा हमारे कॉम्पिटिटर किससे? चाइना से। चाइना का स्ट्रांग होना मतलब इंडिया पे खतरा हो जाना। तो अब हमें अपने दोस्त बहुत ही सोच समझ के चुनने पड़ते हैं। अगर हमने एक को दोस्त चुना है तो 5 दुश्मन तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए कंट्री को पॉलिसी बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती। कौन सी पॉलिसी? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी शुड बी सच कि देश की सिक्योरिटी को पहली बात तो खतरा ना पड़े, देश सिक्योर रहे, हमारा ट्रेड हेल्दी होता रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, और एट द सेम टाइम बाकी देशों के साथ भी हम कोऑपरेशन कर सकें। आपने देखा होगा इंडिया ने बार बार रशिया का काइंड ऑफ एक सपोर्ट किया ओवर यूक्रेन, दो वी कंडेम वॉर। हमने ओपनली बोला कि वॉर अच्छी चीज नहीं है, इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड एसएप, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन फिर भी हमने रशिया के अगेंस्ट कहीं भी वॉर उठाई? नहीं उठाई। अब इसीलिए आपने देखा होगा जहां जहां हमारे एस जयशंकर साहब गए वहां के मीडिया ने इनसे तीखे सवाल किए कि नहीं किए? ये बात प्रश्न उठाया गया कई मीडिया में, बोला गया कि अगर आप रशिया का साथ देते हैं तो कल पे कभी अगर चाइना आप पे एग्रेशन करेगा तो क्या यूएस सपोर्ट करेगा फिर आपको ऐसे केस में? तो वही है ना, कंसेप्शन वर्ल्ड में क्या जा रहा है कि इंडिया जो है रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अब जो यूएस और उसके कंट्रीज हैं, नाटो वाली, नाटो नाम सुना आप लोग ने? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। तो जो नाटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं एक अलग स्टैंड इंडिया के अगेंस्ट ले सकती हैं, दो वो ले नहीं पाई। रीजन क्या है? अब आप इंडिया को आइसोलेट करके नहीं चल सकते। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये सारे टेक जायंट्स, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, टेस्ला हो, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस की कंपनीज हैं, उनके लिए इंडिया एक मार्केट है।
इंडिया को कट ऑफ आप नहीं कर सकते। तो इंडिया को समय समय पे लोग इस तरह से प्रश्न उठाते तो हैं, लेकिन इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लगा पाते, और यही काम हमें भी करना पड़ता है। हम पहले ईरान से तेल मंगाते थे, हमें बहुत सस्ता पड़ता था, लेकिन यूएस ने क्या किया, ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए और कहा जो ईरान से तेल लगाएगा मंगाएगा उस पर भी सैंक्शन लगा देंगे। इस डर के मारे हमने क्या किया, ईरान से तेल मंगाना बंद कर दिया, और अब हम तेल गल्फ से मंगाते हैं, सऊदी वगैरह से, जो हमें बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन हम महंगा मंगा रहे हैं क्यों? यूएस से दोस्ती बनाए रखने के लिए, कि ऐसा ना हो यूएस से हम जो है दुश्मनी कर लें। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, ईरान ने कहा कि अच्छा आप हमारे दोस्त थे, आप हमसे ट्रेड करते थे, यूएस के डर से आपने हमसे ट्रेड करना छोड़ दिया, अब हम वो चाबहार पोर्ट जहां पे आप थे चाइना को दे देंगे। सुना होगा आपने चाबहार पोर्ट के बारे में, चाइना आ गया वहां पे। तो अब यूएस से दोस्ती निभाते निभाते हमने ईरान को अपना दुश्मन बना लिया। आप लोग यहाँ बैठते हैं एक साथ, कई बार ऐसा होता होगा, तो अब आप सब लोग मैच्योर हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा, कभी कोई फाइट होती हो आपस में चार दोस्तों बीच में, अगर आप किसी का साथ दे दें गलती से, तो बाकी तीन कहेंगे अच्छा अब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाओगे। अब इट्स जस्ट लाइक वॉकिंग थ्रू अ माइंड फील्ड, कि एक का साथ देने के लिए तीन आपके अगेंस्ट हो जाएंगे तुरंत। तो बहुत ही केयरफुली बेटा एक कंट्री को भी ऐसी अपनी नीति बनानी पड़ती है कि बाकी देशों से भी अपना हम काम चलाते रहें और किसी के एंटी ना हो पाए, एंड एट द सेम टाइम अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बनाए रखें कि कोई भी देश हम पे डोमिनेशन ना करे, हम फ्रीली अपने सारे फैसले ले पाए। मोदी जी को कोई भी एक्ट पास कराना होता है, फोन करते हैं क्या मैडम क्वीन को या यूएस प्रेसिडेंट को, सर मैं ये काम करा लूँ क्या? नहीं, हमें ये काम नहीं करना, हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम सारे फैसले इंटरनल एक्सटर्नल अपने मन से खुलेआम ले सकते हैं, और जिस दिन हम नहीं ले पाएंगे हम उस दिन स्टेट नहीं रहेंगे। मैंने कहा ना, स्टेट रहने के लिए सॉवरेनिटी होना जरूरी है, सॉवरेनिटी होना चाहिए। हम सॉवरेन हैं इसलिए हम स्टेट हैं। तो इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखेगा पॉलिसी बनाते समय, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स फॉरेन पॉलिसी मस्ट ऑल्सो एंश्योर, ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट हॉस्टाइल रिलेशंस आर नॉट फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। ऐसा ना हो विदेश नीति को हम ऐसे बना दें कि उसकी वजह से कई देशों से हमारे रिश्ते कैसे हो जाएं, दुश्मनी वाले, एनमिटी वाले, हॉस्टाइल हो जाएं, जिससे ट्रेड पे बहुत फर्क पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में वॉर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, वॉर किसी भी देश के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप डेवलप्ड हो डेवलपिंग हो, वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। दैट बीइंग सेड, एवरी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, समय समय बेटा पॉलिसीज चेंज होती है। जैसे आप अपना टाइम टेबल चेंज कर देंगे कई बार, इनफैक्ट आप अपना हर एक दिन में चेंज कर देते होंगे, आज मन किया ये पढ़ लिया, कल मन किया खत्म कुछ और पढ़ लिया। पॉलिसी भी जो होती है विदेश नीति, वो भी कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक बार बना दिए तब से चल रही है, वैसे समय के साथ बेटा उसको हम चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय वर्ल्ड बाइपोलर था। बाइपोलर मतलब 1947 में दो पावर्स थे, यूएस और यूएसएसआर, और उसी समय उसी डिकेड में कई सारी कंट्रीज आजाद हो रही थी। अकेले इंडिया आजाद नहीं हुआ था, उसी के आसपास कई देश आजाद हुए। ठीक है ना, कई नए स्टेट्स बने, स्टेट मतलब वही 4 पॉइंट वाला स्टेट। ठीक है, तो ऐसे में ये दोनों वर्ल्ड पावर्स ने क्या किया, हर एक नए स्टेट को, जो नई कंट्री या स्टेट जो बन रहा है, उसको अपने ग्रुप में मिलाने की कोशिश करी। यूएस ने कोशिश किया कि सारे ये जो नई कंट्रीज आ रही हैं इन सबको किसमें मिला लें, हाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी सोवियत ने किया, वार्सो पैक्ट, हाँ सोवियत ने भी अपना ग्रुप बना लिया। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वार्सो पैक्ट, ये सब पढ़ाऊंगा। देखिए, संबंध समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ता है, मैंने पहले बताया था। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री की, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार रिवाइज हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा है उसको वो पढ़ लेगा। क्योंकि अगर आपको समझना है कि हमारे रिलेशंस इस समय इंडिया की किस कंट्री से अच्छे हैं, मधुर हैं, और किससे अच्छे नहीं हैं, तो देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट, एक रूट कॉज होगा। अगर आपके संबंध, संपर्क, रिलेशंस आपके आसपास के लोग से अच्छे नहीं हैं, लेट्स से आपका गांव है, आपका शहर है, जहां आपका घर है, आपके नेबर से आपकी नहीं बनती, तो कुछ कभी ऐसा हुआ होगा ना आपस में कोई क्लैश, जैसे क्लास में ही हो सकता है कुछ लोग की आपस में ना बनती हो,
हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मेरी भी कई लोग से नहीं बनती और उनकी मुझसे नहीं बनती होगी। रीज़न क्या है? अगर आप थोड़ा बैक फ्लैश में जाएं, कुछ हुआ होगा आपस में, कुछ टकराव, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली गई होंगी एक दूसरे को, कुछ अच्छे अच्छे मूव्स एक दूसरे पर लगाए गए होंगे, और उससे क्या हो गया, बीच में एक दरार आ गई है, क्रैक, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हैं और रिलेशन अब अच्छे नहीं हैं। लाइकवाइज यही चीज़ें होती देशों के साथ बेटा। रिलेशन अगर हमारे अच्छे किसी से हैं और किसी से अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब शायद कोई बाउंड्री डिस्प्यूट होगा, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, कोई वाटर वाली प्रॉब्लम होगी। चाइना देखिए डैम बना बना दिक्कत करता है हमारे लिए। वाटर अब एक सिर्फ एबायोटिक फैक्टर नहीं रहा। पानी अब सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है, वो एक अस्त्र बन गया है। और ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी ना, ये जल अस्त्र है पानी। जो भी वैसी कंट्रीज है जिनके पास अप स्ट्रीम रिवर्स हैं, जो ऊपर से आ रही हैं, अगर वो बड़े बड़े वहां डैम बना देंगी और अचानक से खोलेंगी तो जो कंट्रीज नीचे लेवल पे हैं वो निपट जाएंगी। चाइना ने ब्रह्मपुत्र में बड़े बड़े डैम बना रखे हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, काफी नॉर्थ इंडिया भी खतरे में कभी भी आ सकता है। कभी मान लीजिए वहां पे कोई सीजमिक एक्टिविटी हो गई या इंटेंशनली वॉर के समय डैम के गेट्स खोल दिए गए, गैलन्स ऑफ वाटर है वो एक साथ में बाहर निकलेगा और पूरे आसपास के एरिया को जल समाधि में ले लेगा। समझ में आया? तो पानी, डैम, दीज आर द नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स। अब लड़ाई जल से होती, अब जरूरत नहीं कि मिसाइल बनाए, न्यूक्लियर रेस लेके चलें। पूरे यूरोप में फ्रांस को छोड़ दिया जाए, कहीं भी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स कहीं नहीं है। सिर्फ फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है। क्यों? अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि जब रशिया ने, पुतिन ने कह दिया कि मैं यूक्रेन पे न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो यूएस सामने क्यों आ गया? रीजन, यूएस ने सारी यूरोपियन कंट्रीज को कवर दे रखा है। कवर मतलब कि आप एक ट्रीटी साइन करिए, आपने नाम सुना होगा एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत जो कंट्रीज को साइन करेंगी वो अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाएंगी, न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं इंगेज करेंगी, नहीं रखेंगी। फ्रांस को छोड़ के यूरोप की सारी कंट्रीज ने, यूरोप देख रहे हैं ना, इन सब ने अपने पास से न्यूक्लियर वेपन्स हटा दिए, इनके पास नहीं है। अगर ऐसे में रशिया न्यूक्लियर इनिशिएट करता है तो यूरोपियन कंट्रीज को बचाने के लिए, यूक्रेन को भी बचाने के लिए, इन यूरोपियन कंट्रीज के बिहाफ पे न्यूक्लियर कौन यूज करेगा? यूएस यूज करेगा। नाटो में ये है। दो अभी यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, बनना चाहता है। यूएस में साफ साफ यूएस ने एक डिक्लेरेशन कर रखा है कि जो भी कंट्रीज हमारे ग्रुप का पार्ट हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन पे हमला मतलब यूएस पे हमला है, आप इनको छेड़ेंगे हम आपको निपटा देंगे। क्यों रशिया बहुत परेशान है कि यूक्रेन ज्वाइन ना करने पाए क्या नाटो? हाँ, क्योंकि अगर यूक्रेन ने ज्वाइन कर लिया नाटो, तो अब रशिया अगर हल्का सा भी कुछ पोक करेगा, किसको? यूक्रेन को, मतलब वो किसको पोक करना हो गया? यूएस को। सीधे लड़ाई होगी, कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएस से होगा। तो यूएसए ने ये अपनी हेजेमनी बना के रखी कि न्यूक्लियर पावर से हमारे पास होगी। हमने साइन नहीं किया, हमने कहा इसका देखिए हमारे यहाँ क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इंडिया ने साफ साफ कहा कि हम पहले कभी भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे हुआ तो हम छोड़ेंगे भी किसी को नहीं। तो जितना है सब एक ही साथ छोड़ देंगे, लेकिन कभी भी इनिशिएट नहीं करेंगे। We will never initiate, we will never first use nuclear weapons. But if it is initiated against us, then definitely we will also do the same. हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन फ्यूल बनाने के लिए। उसमें हम अपनी R&D इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। वेपन्स हमारे पास हैं, टेस्टिंग की गई है, लेकिन हम इसको यूज करने की बात नहीं करते। रशिया ने देखिए अपना भार बनाना शुरू किया एशिया के ऊपर कि मैं कभी भी यूक्रेन पे अटैक कर सकता हूं, इस तरह का। तो अब ये देखिए वर्ल्ड डायनेमिक्स कितनी चेंज हो गई। अगर आप एक कंट्री पे अटैक करने की बात करते हैं, इसका मतलब कई और कंट्रीज के सामने खड़ी हो जाएंगी। तो अगर रशिया अपनी फॉरेन पॉलिसी एंटी यूक्रेन रखेगा बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो क्या बना लेंगी अपनी पॉलिसी? एंटी रशिया। तो ये वही बात तो है कि आप एक माइंड फील्ड में चल रहे हैं, एक गलत कदम लिया आपने तो बहुत बुरे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और हो रहे हैं। समझ पा रहे? इसीलिए फॉरेन पॉलिसी एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है।
समय समय पे चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि देश के अंदर क्या हालात हैं, गवर्नमेंट कैसी आई है। देखिए सरकार चेंज तो सरकार की नीति चेंज, कांग्रेस थी उसकी अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी थी, मोदी साहब आए उनकी अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी है। आप देखिए उनका एंगेजमेंट बढ़ गया देशों के साथ, समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने ऐसे कई ग्रुप्स को छोड़ दिया और कई नए ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। सार्क में वो कभी जाते ही नहीं, सार्क की ज्यादा रेलिवेंस बनी नहीं रह पाई। आपने वर्ड सुना होगा पहले, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सुना है? गुट निरपेक्षता आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो हमने भी ये किया था एग्जैक्टली जब हम आजाद हुए थे उस समय बाईपोलर वर्ल्ड था, और जैसे मैंने बताया कि ये दो ग्रुप्स बन गए थे, नाटो ग्रुप और यूएसएसआर का, सोवियत का वॉर्सो ग्रुप। और ये दोनों ग्रुप्स ये नई नई कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, हमें भी अप्रोच किया गया। उस समय इंडिया एक नया नया देश जस्ट बना था, हम बेटा अभी आज़ाद हुए थे, पहली बार हमें सॉवरेनिटी क्या होती पता चली थी, आज़ादी इतने साल बाद मिली थी। अगर किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते, हमारे पास पैसा भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जस्ट अभी अभी आए हैं, तो बेटा हम हमेशा उनके डोमिनेंस में रहते, वो हमें ओवर पावर करके दबा के रखते। कहने को तो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन अगर ग्रुप ज्वाइन कर लेते तो हम आज़ाद टेक्निकली रहते नहीं, क्योंकि वो हमसे पहले से आज़ाद थे, बड़े थे, न्यूक्लियर अपने पास रख रहे थे आने वाले समय में, और हम पे डोमिनेंस बना के रखते। उस समय हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने नैम के वो फाउंडिंग मेंबर बने, ठीक है, उनके साथ और भी कुछ लोग, आगे बात करेंगे अभी हम, टीटो। तो मिलकर एक आंदोलन बनाया गया। आपने सुना होगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये जो मैं आपके सामने शब्द फेंक रहा हूं, ये वर्ड्स कई बार पेपर में आते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होता है, क्या होता है? गैस करो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या आएंगे? भाई बाईपोलर वर्ल्ड था तो कुछ कंट्रीज ने ये ज्वाइन कर लिया होगा, कुछ ने ये ज्वाइन कर लिया, हो गए दो वर्ल्ड। अब थर्ड वर्ल्ड मतलब जो दोनों ही ग्रुप ना ज्वाइन करे हों, मतलब नैम कंट्रीज, उन कंट्रीज ने जिन्होंने कहा कि हम निरपेक्ष रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे ना ही उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और ना ही किसी के एंटी रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे। इन कंट्रीज को कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, नैम कंट्रीज, नॉन अलाइंड कंट्रीज, जो ना ही अलाइंड हैं यूएस की तरफ और ना ही अलाइंड हैं सोवियत की तरफ। तो उस समय को देखते हुए हमने नैम किया, हम नैम में आ गए। लेकिन समय के साथ जब वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, वैश्वीकरण, अब बेटा आप किसी से दूर नहीं रह सकते, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ग्रुप। समय के साथ हमारी भी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, हमने अलग अलग ग्रुप ज्वाइन किए। हम है ना अलग अलग ग्रुप में, कितने ग्रुप में हम हैं बताओ? कोई कोऑर्डिनेटर अरेंजमेंट है ऐसा? मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहां पे हम भी पार्ट हैं, क्वाड में हैं। क्वाड में और कौन हमारे साथ साथ है? क्या इनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हमने पहले ज्वाइन नहीं किया था? काइंड ऑफ, मतलब हमने पहले नाटो को ज्वाइन नहीं किया था, समझ रहे हो ना? लेकिन हमने बाद में ऐसे ग्रुप में मिलना शुरू हो गए जो कहीं ना कहीं मेंबर्स भी हैं कि नहीं है? सीधे यूएस को ज्वाइन कर लिया आपने। ऐसे ही इंडिया ने कई सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया समय के साथ, चाहे वो सार्क हो, रीजनल ग्रुप्स जैसे कि, ठीक है, मल्टी बाउंड्री ग्रुप्स जैसे कि क्वाड आपका हो गया अलग अलग, और बताओ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो समय के साथ हमने क्या किया, अब हम सिर्फ नॉन अलाइंड नहीं रहे, हमने अलग अलग ग्रुपिंग बनाना शुरू किया, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स करना शुरू किया। एक समय इंडिया पहले अलग थलग हो गया था कि नहीं हम सब लोग अलग अलग रहेंगे, हम सबसे कोऑपरेट करेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे, न किसी के अगेंस्ट रहेंगे। लेकिन समय के साथ हम लोगों के साथ भी होना शुरू हुए हैं और कुछ से हटना भी शुरू हुए हैं। हमने आरसीईपी नहीं ज्वाइन किया, सुना होगा आपने आरसीईपी के बारे में? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं वर्ड्स थ्रो कर रहा हूं, सुनते रहो, क्योंकि अब सब पढ़ेंगे इनके बारे में हम। तो समय के साथ हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, देश की सरकार जब जब नई नई आई, हर नई सरकार ने अपने अकॉर्डिंग विदेश नीति चेंज करी, किस देश से दोस्ती कितनी रखनी है, किससे नहीं रखनी है।
कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां आज तक कभी मनमोहन जी कभी नहीं गए, मोदी जी आए वहां गए, जा रहे हैं, गए कि नहीं गए? हाँ, इजराइल। तो अब देश का लीडर जब चेंज होता है तो देश की फॉरेन पॉलिसी बदलती है, क्योंकि अब वो डिसाइड करता है कि हमें किससे दोस्ती रखनी है और किससे कम रखनी है। मतलब ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करता है कि इंटरनल डोमेस्टिक चीजें क्या हो रही हैं, कंट्री के अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या चल रहा है दुनिया में, और उसके अकॉर्डिंग वो देश अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करता है, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, ताकि इस देश का खुद का नेशनल इंटरेस्ट, अपना जो हित है वो बना रहे, इसका नुकसान ना होने पाए। समझ पा रहे हो? तो आपने ये शब्द समझा। अभी हम फॉरेन पॉलिसी समझेंगे डिटेल में, चैप्टर आएगा फुल फ्लेज। अभी बस मैं आपको कुछ टर्म्स, बेसिक्स, आज पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं बस कुछ चीजों की जिस्ट दे रहा हूं आपको, समरी दे रहा हूं, ठीक। डिप्लोमेसी, नेक्स्ट टर्म देखिए, ये क्या होता है? कूटनीति। अभी आपने क्या देखा था? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। अब आप देखेंगे कूटनीति, डिप्लोमेसी। डिप्लोमैट्स, कूटनीतिज्ञ, ये सुना है क्या होते हैं आप? सुना है कभी इनके बारे में? कौन होते हैं ये? हाँ, कह सकते हैं आप एम्बेसडर्स या डेलीगेट्स, या जो भी किसी कंट्री के को रिप्रेजेंट करने कहीं गया है, कंट्री के बिहाफ पे कहीं गया है। डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कंप्राइजेस स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स याद आया? वही 4 पॉइंट जो मैंने बताए थे। तो अगर एक स्टेट ने किसी व्यक्ति को या कुछ टीम को भेजा है अपने बिहाफ पे, क्या करने के लिए? कुछ बात करने के लिए, कुछ वर्बल डायलॉग, बातचीत, नेगोशिएशन करने के लिए, या कुछ आपस में कोई ट्रीटी, संधि साइन करने के लिए, डील, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो सकते हैं? लीडर्स हो सकते हैं, या कोई भी डिप्लोमेट जो भी कंट्री के बिहाफ पे, स्टेट के बिहाफ पे जा रहा हो। वो एक आईएफएस ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको भी उस देश की गवर्नमेंट डेलीगेट करके पावर दे के भेज दे कि हाँ आप जाइए हमारे बिहाफ पे बात करिए यूएन में, ठीक है, या यहाँ जाइए, यहाँ बात करिए। और बात करके या पैक्ट साइन करके ये क्या करना चाहते हैं? बेसिकली इंटेंशन क्या है? इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द इवेंट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो बातचीत से, डायलॉग से, नेगोशिएशन से, डील साइन करके, ट्रीटी साइन करके, संधि करके, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें हो रही हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। कौन? डिप्लोमेट। कि अपने देश के हित में क्या क्या काम होना चाहिए। अब जैसे एस जयशंकर साहब बाहर ट्रिप पे गए अभी, तो वहां जाके वो कई सारे डील्स साइन करेंगे इंडिया के इंटरेस्ट में, इंडिया के पॉइंट्स को वहां रखेंगे। अगर बाकी कुछ देश के गिले शिकवे हमारे साथ हैं तो वहां पे रेक्टिफिकेशन देंगे, बताएंगे कि कैसा था कैसा नहीं था, बिना हार्ड पावर का इस्तेमाल किए। हार्ड पावर मतलब एग्रेसिव, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी नहीं, हाँ एग्रेशन, वायलेंस, जो अभी कौन कर रहा है? रशिया। रशिया इस समय हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। हार्ड नहीं, बहुत हार्ड इस्तेमाल कर रहा है। काफी महीने हो गए हैं, खत्म नहीं हो रही है। फेब में स्टार्ट हुई थी, मार्च में स्टार्ट हुई थी, कितने महीने हुए गिन लीजिए, 6 महीने हो चुके हैं, आधा साल निकल चुका है, ठीक है। डिप्लोमेसी इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का मेन टूल क्या? भाई आपने नीति तो बना दी, लेकिन इस नीति को बाकी देश तक पहुंचाएगा कौन? आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडिया के बिहाफ पे जाएंगे, दूसरे देश के विदेश मंत्री से मिलेंगे, पीएम से मिलेंगे, उनकी टीम से मिलेंगे, उनके एजेंसी से मिलेंगे, वहां की कंपनी से मिलेंगे, वहां के कॉर्पोरेट से मिलेंगे, और अपनी पॉलिसी उन तक रखेंगे, पहुंचाएंगे, ताकि हमारे संबंध उनसे अच्छे बने रहें, ट्रेड अच्छा होता रहे, यहाँ के लोग वहां जाके जॉब कर सकें, वहां के लोग यहाँ के काम कर सकें, डायस्पोरा का एक्सचेंज हो सके। डायस्पोरा ये वर्ड सुना कहीं पहले? आगे सुनोगे। इट रिप्रेजेंट्स ब्रॉडर गोल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट गाइड अ स्टेट्स इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक कंट्री, एक स्टेट किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, डील करेगा बाकी देशों से, उसके लिए वो डिपेंड होता है अपने डिप्लोमैट्स पे, क्योंकि डिप्लोमैट्स
वो बनी बनाई जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बिहाफ पे जाते हैं, दूसरे देश के लीडर से, उनके लोगों से बात करते हैं, अपने देश के हित के लिए वहां पे अलग अलग ट्रीटीज पैक्ट साइन करके आते हैं। तो ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड अलायंसेस आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस एंड प्रोसेसेस। तो जब अलग अलग देश के लीडर्स एक साथ मिलते हैं, आप देखते हैं ना, मोदी जी आए हैं, शी जिनपिंग आए, पुतिन आए, आपस में तेज हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो अब वहां पे ये दोनों लीडर्स क्या बातचीत जो करते हैं, बेसिकली डिप्लोमेसी है। रशिया के पुतिन साहब अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहां बात करने आए हैं, मोदी साहब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनसे बात कर रहे हैं, और फिर दोनों कंट्रीज आपस में कोई डील साइन कर सकती हैं, कोई संधि, कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट साइन कर सकती हैं। तो ये सब जो चीजें साइन होती हैं, ग्रुप्स बना सकती हैं। अलायंस जैसे कि क्वाड, क्या है? अलायंस ही तो है। सार्क, आसियान, क्या है? अलायंस ही तो है। तो ये तब हो पाया जब उन देश के लीडर से एक साथ मिले, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत किए, अपनी अपनी बातों को सामने रखे, अपनी पॉलिसीज को सामने रखे, और फिर एक कॉमन गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं विदाउट यूजिंग हार्ड पावर। ठीक।